हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके। देखो, इसके पहले यार जितने भी सेशन आए हैं ना उसको शांति से कर लो, इतना पढ़ लो। आपका एग्जाम 28 को है, ठीक है। और जान ही रहे हो, कुल मिला के 5 दिन बचे हैं और जितना करा दिया है बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। देखो, आज का जो सेशन है इसमें जो भी टाइम टॉपिक कंप्लीट हो गए, इससे आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। पूरा करंट अफेयर जो भी इम्पोर्टेंट है याद रखना। देखो, स्टैटिक जरूर पढ़ के रखना। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं पढ़े हो तो करंट अफेयर करने का भी कोई मतलब होता नहीं है। एक दो क्वेश्चन भले कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले क्या कंप्लीट करना है आपको, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है अगर वो कंप्लीट है ना तो सभी प्रॉब्लम की दूरियां हो जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स का ज़्यादा मामला रहता है, इसीलिए थोड़ा सा आपका स्टैटिक पोर्शन होना चाहिए। बस यही बात है। देखो, इसके बाद ना एक वीडियो और आएगा जिसमें आईआर से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे वो, और उसके बाद जो कह सकते हो कि सोशल से संबंधित जो भी बातें होंगी वो होंगी। वो एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पागल नहीं पन नहीं दिखाना है करंट अफेयर के पीछे, क्योंकि मैंने कई बार बताया है क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो बस अपना स्टैटिक मजबूत कीजिए, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बस इसको एक बार ऐसे पढ़ लेना या इस वीडियो को देख लोगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 81। क्या लिखा है? भारत 6G मिशन। देखो, 5G पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो 6G का मिशन आया है तो भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, 6G नेटवर्क इज द सक्सेसर ऑफ 5G। सीधी सी बात है, 5G के बाद 6G आ रहा है, इसीलिए। अब देखो, तीनों में ना डिफरेंसेस हैं। पहला फीचर्स में, उसके बाद मतलब फीचर्स क्या क्या है, उसके बाद 5G और 6G में क्या अंतर है। अगर बात करें 5G का, तो इसका जो बैंडविड्थ है वो लो है एंड हाई बैंड पे है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसको जो अलॉट किया गया था, इसको जो बैंडविड्थ अलॉट की गई थी वो कहीं ना कहीं क्या थी, सीधी सी बात है, लो बैंड था। लेकिन जो लो बैंड एंड हाई बैंड दोनों मिला था किसको भाई, 5G को। ठीक है, लेकिन वही 6G की बात करें तो उसको क्या मिलेगा। देखो, अगर 6G की बात करें तो इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, 95 गीगा हर्ट्ज टू 3 गीगा हर्ट्ज नहीं, यहाँ कह सकते हो टेरा हर्ट्ज लिखा है। क्या लिखा है? टेरा हर्ट्ज। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिर्फ आपसे यूपीएससी ही डिफरेंसेस ही इसका पूछेगा कि किसके बीच में इसका स्पेक्ट्रम है। ओके, चलो। और इसका कहाँ से कहाँ तक था, 6 से लेके और 24.25 गीगा हर्ट्ज तक था, लेकिन इसका 95 गीगा हर्ट्ज से 3 टेरा हर्ट्ज तक है। ठीक है, अब देखो डेटा ट्रांसफर रेट कितना है यहाँ पे, 1 GB से 20 GB तक के आसपास का था डेटा ट्रांसफर हो सकता था, और अप लिंकिंग डेटा 10 GB रेट तक जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अप टू 1 TB, मतलब 100 टाइम्स ऑफ द फास्टर ऑफ 5G। मतलब भैया 5G से लगभग 100 गुना ज़्यादा। मतलब समझ रहे हो, पलक झपकते ही आपकी 1 GB डाउनलोड, 1 GB पलक झपकते, पलक झपकी खोली 1 GB डाउनलोड, ये स्पीड होगी आपकी 6G में। मतलब जबरदस्त स्पीड है। आगे बात करते हैं। जो यहाँ पे जो लेटेंसी है वो कितनी है भाई, 5 मिलियन सेकंड। यहाँ पे क्या है, 1 मिलियन सेकंड से भी कम है। तो ये क्या है, बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, चलो। और यहाँ से देखो, ट्रैफिक कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है, 10 मेगा कह सकते हो MBPS। ठीक है, मेगाबाइट पर सेकंड। और यहाँ पे कितना है, 1 से लेकर 10 तक GB में है सब कुछ भाई। मतलब कि MB की कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, सब किसकी बात करता है, GB की बात करता है। अब देखो, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ मिलेगा, अल्ट्रा हाई प्रिसिशन होगा। आगे भी लिखा है कि जो अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस होगा, अल्ट्रा हाई इंटेलिजेंस होगा, अल्ट्रा मैसिव कनेक्टिविटी देगा, और अल्ट्रा लो एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। कौन भाई, 6G। ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, साउथ कोरिया आउटलाइंड अ 6G R&D प्लान, द फर्स्ट फेज रनिंग। इसका 2025 तक ये शुरू कर देगा। कौन, साउथ कोरिया। और यूरोप जो है वो भी अपना विजन रख रहा है, अभी शुरुआत की बात है। ये आपसे पूछेगा भी नहीं यूपीएससी, बस ध्यान रखना डिफरेंसेस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इतनी बात ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखना है, 6 पिलर दे रखे थे किसके, 6G के। तो पहला पिलर क्या है, पहली बात यह है कि मल्टी प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क मिलेगा। R&D एंड फाइनेंस पे इसको मदद मिलेगी। इनोवेशन सोल्यूशन मिलेगा हर जगह पे, क्योंकि देखो बहुत कुछ बदलने वाला है दुनिया में। ठीक है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलती है बहुत कुछ बदल जाता है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये तो जानते ही हो। आगे जो इकोसिस्टम है डिवाइस का, सिस्टम का, उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा और स्टैंडर्डाइजेशन को और इम्प्रूव कर दिया जाएगा। तो यही 6 पिलर हैं किसके, ध्यान रखिएगा 6G के। ठीक है, क्या याद रखना है? कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आएगा भी तो ऐसे बना ले जाओगे, क्योंकि जानते हो कुछ चीज़ें तो यार कॉमन सेंस पे होती है ना एग्जाम में, तो बस उस पे हो जाएगा। चलो अब अगले बात करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बायो कंप्यूटर की। ये बायो कंप्यूटर क्या है? मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो 5G 6G ये सब बहुत है, बायो कंप्यूटर क्या है ये बताओ। देखो, पहले कहानी सुन लो आराम से, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि बायो कंप्यूटर है क्या। देखो, बायो कंप्यूटर आर डिफाइंड एज अ कंप्यूटर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गन सच एज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा कंप्यूटर होगा जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं लगेंगे, वो आपके डीएनए के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, उससे एक बायोलॉजिकल ऑर्गन बनाया जाएगा और उससे चलेगा आपका कंप्यूटर। ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आओ समझते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ क्या होगा कि किसी भी इंसान का जो ब्रेन होता है, ब्रेन की एक, कह सकते हो कि एक वो बनाया जाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और वह जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा वो ब्रेन का जो डीएनए होता है ना, उसी डीएनए से बनाया जाएगा। मान लेते हैं ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, और इसमें हमने क्या डाल दिया है, जो हमारा ब्रेन है उसका डीएनए। जैसा आप सबको पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से भी तेज है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से तेज नहीं है, लेकिन कंप्यूटर से तेज है। ठीक है, तो अगर हाँ, सच बात है ये, ठीक है, आपको हैरानी होगी लेकिन ये सच बात है। अब पता है, जो यहाँ का अगर ब्रेन का एक मॉलिक्यूल, एक डीएनए लेके एक छोटा सा ब्रेन नुमा एक संरचना बनाई जाए, और वो क्या करे, मतलब जितनी तेज हमारा दिमाग पूरी क्षमताओं के साथ काम कर सकता है, उसका यूज करके एक कंप्यूटर बनाया जाए, तो उसे कहा जाएगा बायो कंप्यूटर। ठीक है, बस इतनी बात समझ लो, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि अभी ये बस शुरुआत है, अभी कुछ हुआ नहीं है इसमें, बस बात आई है कि ऐसा करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने आउटलाइन किया है, आउटलाइन मतलब बताया है कि हमारा प्लान है कि हम क्या करेंगे, एक पोटेंशली रिवोल्यूशनरी एरिया में सर्च कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है ऑर्गोनाइड इंटेलिजेंस। तो ध्यान रखना है, सुपर कंप्यूटर किससे संबंधित है, ऑर्गोनाइड इंटेलिजेंस से। यूपीएससी हो सकता है सुपर कंप्यूटर शब्द ना ले, लेकिन वो आपसे ऑर्गोनाइड इंटेलिजेंस की बात कह सकता है, या पूछ सकता है कि ऑर्गोनाइड इंटेलिजेंस क्या है। तो आप बता दीजिएगा कि भैया कुछ नहीं, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम बायो कंप्यूटर को डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। एक 3D ब्रेन का कल्चर बनाएंगे, वो ग्रो किया जाएगा लैब में। ठीक है, और वहाँ पे रियल वर्ल्ड के सेंसर्स के उसको जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लो एक ब्रेन बना दिया गया लैब में, और वो जो ब्रेन बना है वो किससे बना है, डीएनए, ओरिजिनल डीएनए से बना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसको कंप्यूटर से जोड़ देंगे, और इसी को हम क्या कह देना है, बायो कंप्यूटर। मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो उसका यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, लेकिन ध्यान रखना किस इंटेलिजेंस पे है, ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस, ये ध्यान रखना। अब आइए पढ़ लेते हैं ऑर्गेनॉइड क्या है। देखो, ऑर्गेनॉइड वही, फिर से बता दे रहा हूँ कि एक ऑर्गन बनाना, ऑर्गन जैसे हमारा अंग है ना, अंग को ही तो ऑर्गन कहते हैं, उसको बनाना, तो वही है ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम एक मिनी ब्रेन बनाएंगे, छोटा सा ब्रेन बनाएंगे, जिसका साइज कितना होगा, सोचो कितना होगा, 4 mm के बराबर होगा। 4 mm, कितनी छोटी संरचना होगी। ठीक है, और बिल्ड यूजिंग ह्यूमन स्टेम सेल का यूज करेंगे। ठीक है, और उस स्टेम सेल से, जैसे मैंने बोला कि आपका ब्रेन की ही सेल्स यूज होंगी उसमें, और वो क्या करेगा, कैप्चर करेगा मेनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यहाँ से हमें ये पता चलेगा ना, और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन किस तरह बढ़ रहा है ये भी पता चल पाएगा, कि वो किस तरह सोचता है, क्या है, कैसे वो डेवलप करके इतने जटिल प्रक्रियाओं को लेके आगे बढ़ता है, वो चीज़ें बहुत अच्छे से हमें समझ में आएंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या कर पाएंगे हम लोग, ये भी इस्टेब्लिश स्टडी कर पाएंगे कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कैसे डेवलप करेगा, बताया मैंने आपको। और जो भी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी कुछ पता चल जाएगा यार कि क्या हो रहा है, किस हिसाब से आगे बढ़ रही है चीज़ें, और उनका हम क्या कर पाएंगे, यूजेस भी कर पाएंगे, है ना, कि जो उसको कंप्यूटर के साथ ऐड कर देंगे तो काफ़ी कुछ हमें पता चल जाएगा। तो बस ऐसा ही है, मान लीजिए।
अब देखो टोटल ये स्ट्रक्चर समझो क्या है। ये हमने क्या किया, एक छोटा सा ब्रेन बनाया, ठीक है, ये ब्रेन बनाया, और उस ब्रेन में क्या करेंगे हम लोग, सीधी सी बात है, ब्रेन ऑर्गेनाइज करके हमने ये बनाया, ठीक है, ब्रेन ऑर्गेनाइज मतलब स्टेम सेल का यूज करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनपुट्स डालेंगे, क्या इनपुट डालेंगे, एक हो सकता है वो केमिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या कुछ और हो, ठीक है, या कह सकते हो मल्टीपल ब्रेन ऑर्गेनाइज हो सकते हैं या रेंटल ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, वो रेटिनल मतलब एक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। अब हमने वो ब्रेन बनाया और ये ब्रेन क्या करेगा, एक बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग वाया ओआई मतलब वही ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस का यूज करके वो हमें आउटपुट देगा। हो सकता है वो इमेज दे दे हमें, हो सकता है वो कोई कह सकते हो कि फ्लोरेंस मतलब हमें कोई जानकारी मिल जाए, या कह सकते हो कोई माइक्रोस्कोपी टाइप का कुछ चीज़ें कुछ नया निकल के आ जाए, है ना। ऐसी संभावनाएं बनाई जा रही हैं यार, ऐसे जरूरी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेन बनाएंगे, उस ब्रेन में ह्यूमन सेल होंगे ओरिजिनल, ठीक है, और वो किस तरह काम करती हैं, वो किस तरह से ह्यूमन का ब्रेन डेवलप होता है, कैसे काम कर सकता है, वो सब चीज़ों को ये हम इनपुट डालेंगे, ये इनपुट डालने के बाद ये आउटपुट हमें मिलेगा। यही टोटल मैटर है, बस इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये इंटेलिजेंस क्या है तो बता दीजिएगा, एक छोटा सा मिनी ब्रेन जिसमें स्टेम सेल यूज करके हम ये समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसका फीचर क्या है, फंक्शन क्या है, उसको कंप्यूटर से जोड़ेंगे तो और हमें बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि इतनी सब बातें नहीं तो एग्जैक्टली है क्या बायो कंप्यूटर। तो ध्यान रखना, रिसर्चर ने प्लान किया है कि हम क्या करेंगे, जो ब्रेन बनाएंगे, ब्रेन ऑर्गेनाइज जो बनाएंगे उसको कंबाइन कर देंगे मॉडर्न कंप्यूटिंग मेथड से यूजिंग मशीन लर्निंग, ठीक है। तो जैसे हमने ये ब्रेन बनाया ना, अब ब्रेन बनाने के लिए इसको हम अटैच कर देंगे कंप्यूटर से, और ये फिर क्या करेगा, हम इसका यूज भी करेंगे अपने एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए। तो ब्रेन अगर 100% यूज हो जाए, जानते ही हो आप क्या बन जाएंगे, ईश्वर, ठीक है, बन जाएंगे ना। इसीलिए तो कहा जाता है जिस दिन आपने 100% अपने ब्रेन का यूज कर लिया आप गॉड बन जाओगे, है ना, गॉड। अब सोच लो इस दुनिया में गॉड से बड़ी कोई चीज़ है नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। चलिए बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 83। ये क्या है भाई, एक है प्रेट इनिशिएटिव, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका मतलब हुआ प्रीपेरेंडेस एंड रिलायंस ऑफ सॉरी फॉर इमर्जिंग, ठीक है, थ्रेट्स। ये है, ये किसके द्वारा, ध्यान रखना है, बस यही यूपीएससी पूछेगा कि जो ये प्रेट है ना, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अच्छा ये है क्या, बस एक बात ये जान लो कि जैसे अभी पैंडेमिक आया ना कोविड-19, तो उसी तरह हम लोग क्या करें, रिसर्च करें, इनोवेशन करें, अगर आने वाले समय में ऐसी कोई दूसरी पैंडेमिक आती है तो उसको हम कैसे रोक पाएँ। बस उसी चीज़ को लेके ये कह सकते हो कि एक तरह से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो अगर कहा जाए प्रेट इज़ अ इनोवेटिव अप्रोच टू इम्प्रूविंग डिसीज़ पैंडेमिक प्रिपरेशननेस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्रेट रोग महामारी की तैयारी में सुधार के लिए एक अनुभव दृष्टिकोण है। यह स्वीकार करता है कि समान प्रणालियों, क्षमताओं, ज्ञान और उपकरणों का लाभ उठाया जा सकता है और उसके संचरण के तरीके जैसे श्वसन, वेक्टर जनित या खाद्य जनित जो रोग होते हैं, उन रोगों को के आधार पर जो उनके समूह में उनको कैसे उसको लागू करके उसके ऊपर हम अपनी दृष्टि बना सकते हैं, जिससे आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ हो, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो तो उसको हम आराम से रोक सकें। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। जैसे कि कहा जाए, यह कोविड-19 महामारी या और अन्य हाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य जो आपात स्थितियों के दौरान जो स्थापित साझा सीखने और सामूहिक कार्यवाही के लिए नवीनतम उपकरण और दृष्टिकोण को शामिल करता है। ठीक है, मतलब कि जो अभी कोविड-19 बीता है, उसी के हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करके कि यार देखो उसमें हम कितना परेशान हुए ना, उसी को लेके आने वाले समय में जो अगर कोई महामारी है, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, यही सब लेके है। बस आपको याद क्या रखना है, यह इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, यूपीएससी सेटअप कुछ नहीं पूछेगी, टेंशन ना लो। चलो, अब बात करते हैं अगला, टॉपिक नंबर 84, सैंड बैटरी क्या होती है। ध्यान से देखो, सैंड बैटरी अभी हाल के फिनलैंड के एक भाई वैज्ञानिक साहब हैं, उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी के बारे में बताया है कि यह क्या कर सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी को सेव कर सकती है अपने अंदर महीनों।
जैसे मान लेते हैं कि ये एक टावर है और यहाँ पे क्या है भाई, सीधे सी बात है, ये कुछ होगा यार जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ से हवा चलेगी, ठीक है, यहाँ से हवा चलेगी तो सीधी सी बात है ये टरबाइन नचेगा ना, टरबाइन नचेगा तो ये बिजली पैदा करेगा क्योंकि यहाँ नीचे मोटर लगा होता है। अब यहाँ से हमें सीधा कनेक्टिविटी किस में मिल जाती है, सीधी सी बात है तारों में मिल जाती है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहीं से ऐड कर देंगे, जो भी बिजली बनेगी ना यहीं पे एक बैटरी बनाएंगे सैंड बैटरी के नाम से। उसी में क्या करेंगे, जो एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे और महीनों तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसी को कहा जा रहा है क्या, सैंड बैटरी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, सैंड बैटरी इज अ हाईली एंड हाईली टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोरेज कर सकती है। ठीक है, जैसे कि कह सकते हो सैंड लाइक मटेरियल एज इज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम है जो स्टोर करेगी सैंड एज अ हीट। ठीक है, जो सैंड होगी वो क्या करेगी, हीट के रूप में उसको एब्जॉर्ब करेगी। अभी देखो बनने की आगे बढ़ रहा है, बना नहीं है, लेकिन बस ये बात ध्यान रखना कि कैसे काम करेगा। देख लो यहाँ पे हाउ द सैंड बैटरी वर्क्स। मैंने क्या बोला, यहाँ प्लांट लगे हैं, देख रहे होगे ना, यहाँ प्लांट से बन रहा है। अब प्लांट किससे, सीधी सी बात है, सीधा क्या होगा, जो 30% एनर्जी होगी वो सीधा का सीधा स्टेट वे में हम यूज कर लेंगे, सीधा सीधा यूज कर लेंगे। लेकिन जो 70% बैटरी बच जाती है उसको हम क्या करेंगे, सैंड बैटरी में हीट, सैंड को हीट करेंगे। कितना गर्माएंगे भाई, 600 से लेके 1000 सेंटीग्रेड तक जो बालू है ना उसको गर्म किया जाएगा। अब उस बालू को गर्म करने के बाद 70% जो हमारी रिमेनिंग एनर्जी है वहाँ पे सेव रहेगी और बाद में हम क्या कर पाएंगे, उसको आराम से यूज कर पाएंगे। जब सोलर एनर्जी, जैसे मान लो सोलर से बन रहा है ना, अब ये विंड से बन रहा है, पता चला विंड नहीं हो रही है, बहुत तेजी से हवा नहीं चल रही तो बहुत ज़्यादा बिजली पैदा नहीं होगी। ये पता चला बारिश का मौसम आ गया, ठीक है, तो ये जो हमने लगा रखा है सोलर एनर्जी का प्लांट, यहाँ से तो उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं। तब हम इस जो स्टोरेज एनर्जी है उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ आई है, तो बस इतनी बात ध्यान रखना। जानते ही यूपीएससी की नई चीज़ पूछने की आदत है। चलो अब आगे बात करते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा पे रहा है यार, है ना, जब से मामला उठा है ना, बहुत ज़्यादा इसरो को लेके इस चीज़ की बात हुई है। ध्यान रखना, नंबर एक, यह 3 स्टेज लॉन्चिंग व्हीकल है। 3 स्टेज मतलब क्या होता है कि जो रॉकेट होता है उस रॉकेट के अंदर 3 पार्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, इस बात को ध्यान रखना। जो विद द थ्री जो कन्फिगर है किससे, सॉलिड propulsion स्टेज एंड लिक्विड propulsion बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल एज अ टर्मिनल स्टेज। तो यहाँ पे ध्यान रखना सॉलिड और लिक्विड दोनों का यूज होता है। इतनी बात नहीं तो देखो, बेसिक्स अगर आपने पढ़ा होगा ना तो वहाँ SSLV के बारे में बहुत अच्छे से आपको बातें बताई गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो मैंने बता दिया बस इतनी बात ध्यान रखना। आगे, इट इज़ कैपिटल टू लॉन्चिंग मिनी, माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट। तो ये क्या करेगा, लॉन्च करेगा छोटे, माइक्रो या कह सकते हो थोड़े से बड़े, मतलब कि एक तरह से 10 से लेके 500 केजी तक के जितने सैटेलाइट हैं उनको ले जाया जा सकता है। और कहाँ तक, 500 किलोमीटर ऑर्बिट तक ले जाया जा सकता है। मतलब ये अगर ये पृथ्वी है हमारी तो यहाँ से 500 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है और लगभग 500 किलोग्राम तक मासेस के लिए जा सकते हैं। अब जैसे 10 किलो का कोई है या 10 से 100 तक का है तो उसको हम मान लेंगे कि यार चलो ठीक है, वो मिनी हो गया। अब 100 से लेके हमने 300 तक, इसको हमने मान लिया माइक्रो है। अब 300 के ऊपर जो हो जाएंगे वो नैनो सैटेलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सैटेलाइट हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जैसा कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, पीएसएलवी है या जीएसएलवी है, उसी तरह जो हमारा एसएसएलवी है वो भी बहुत सारी सैटेलाइट को लेके जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, और उनको उनके ऑर्बिट में आराम से कर सकता है। अब यूपीएससी यहीं से चालाकी करेगा, वो ये बोलेगा कि पीएसएलवी और एसएसएलवी, जीएसएलवी में ये ताकत होती है कि वो एक साथ कई सारे सैटेलाइट को छोड़ सकते हैं। लेकिन एसएसएलवी में जो स्मॉल वाला है उसमें ये पावर नहीं है कि वो मल्टीपल सैटेलाइट को ले जाया जा सके। कह दीजिएगा नहीं भाई ऐसी गलत बातें मत कीजिए, हमें पता है कि वो कर सकता है। चलो आगे, अनलाइक PSLV and GSLV, SLV can assemble both vertically and horizontally। मतलब इसको बनाया जा सकता है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, दोनों तरीके से इसमें असेंबलिंग हो सकती है। जो काफ़ी लो कॉस्ट आती है। ठीक है, इसीलिए, और हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। पता है, इसको मुश्किल से ये मान के चलो 12 से 24 घंटे के अंदर इसको असेंबल करके ना भेज भी दिया जा सकता है, इतना ज़बरदस्त।
ठीक है। और आप सबको अगर पता हो तो जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। यही कमर्शियल आर्म है आप इसरो का। अब देखो पता है जैसे कोई आसपास की कंट्री है उसको क्या करना है, अपना सैटेलाइट भेजना है, छोटा सैटेलाइट है, नैनो या माइक्रो सैटेलाइट है, देखो किसी पर्टिकुलर काम के लिए भेजना है या कोई कंपनी है उसको भेजना है। ठीक है। अब सीधी सी बात है उनके पास तो सिस्टम है नहीं कि वो रॉट रॉट एक तरह से रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट उनके पास उसका वो हो। तो वो क्या करेंगे, इसरो से भिजवाएंगे। तो लेकिन इसरो सीधा इन सब चीज़ों को नहीं देखता, तो कमर्शियल काम कौन देखता है उसका, NSIL। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना। चलो अब आगे बात कर लेते हैं भाई। टॉपिक नंबर 86, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। देखो इसके पहले ना सोलर स्टॉर्म पे शायद क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में 2022 में। तो स्टॉर्म पे क्वेश्चन हमेशा पूछती आई और पूछती भी रहेगी। तो इस बार खबरों में क्या रहा है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं जियो मैट्रिक स्टॉर्म क्या है। जैसे आप कह लो कि, तो पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ आपको। देखो जीएमएस इज अ डिस्टर्बेंस इन अर्थ मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक स्फीयर which is which is the area around planet controlled by the magnetic field। जैसे पहले ध्यान से समझो बस, है ना। चलो मैं कैसे बताऊँ यार, थोड़ा सा समझा दूँ अच्छा अच्छे से तो बेहतर हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ध्यान से देखना, ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ है। अब देखो सबको पता है कि जो अर्थ है वो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण है, मतलब वो ग्रेविटेशनल पावर है ना। अब ये पता चला है और यहाँ से ग्रेविटेशनल पावर ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है, हो रहा है, सीधी सी बात है, हो रहा है। अब होता क्या है कभी कभी कि जो सन है ना, सन की तरफ से क्या होता है, बहुत सारी ऐसी रेज आती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, इस ग्रेविटेशनल पावर या कह सकते हैं जो मैग्नेटिक पावर है अर्थ की, उसको क्या करती है, उसको डिस्टर्ब करती है। ठीक है, ध्यान रखना, जब वो डिस्टर्ब होंगी उसी को कहा जाता है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थ मैग्नेटिक स्फीयर प्रोटेक्ट इट्स inhabitant the most of particle emitted by sun। ठीक है, it is cause the massive exchange of energy from the solar wind into the space environment around the earth। अब जैसे मैंने क्या बताया कि भैया जो यहाँ से इनके द्वारा जो रेज आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, सीधी सी बात है। अब इस रेस से टकराएंगे कि नहीं भाई, सीधी सी बात है टकराएंगे। इनके टकराने की वजह से क्या होगा, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना उसी को कहा जाता है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। बस इतनी बात, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कॉज क्या होगा, एक मैसिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी निकलेगी सोलर एंड विंड से इनटू द स्पेस इन्वायरमेंट सराउंडिंग द। ठीक है। अब देखो ये जो एनर्जी निकलेगी ना, ये कई टाइप की हो सकती है। इसको कैटेगराइज किया जाता है G1 एंड G5 में, उनके स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की वजह से। मतलब वो कितने तेजी से लड़के एनर्जी निकली है, उसी एनर्जी को G1 से लेकर G5 तक क्या किया जाता है, एक रेंज दे दी जाती है, कैटेगराइज कर दिया जाता है उनके स्ट्रॉन्गेस्ट होने के साथ साथ। ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला, ये अर्थ है और ये सन है। ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी आई, यहाँ से एनर्जी आई, बीच में जहाँ टक्कर हो रहा है, तो पता है यहाँ पे क्या होगा, एक जो ये स्टोम आएगा, यहाँ पे एक रेड कह सकते हैं ऑरिरास आ जाता है, एक टाइप का लाल आपको दिखेगा कि लाल टाइप का कुछ फ्रेगमेंटेशन या ब्राइट लाइट आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब पता है इससे होगा क्या, ये डिस्टर्बेंस जब होगी, ये स्टोम जब आएगा तो इससे होगा क्या, जो भी नेविगेशन सैटेलाइट हैं वो सिग्नल उनका डिस्टर्ब हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये हार्मफुल होती हैं इन सब चीज़ों के लिए। और दूसरा, जो सैटेलाइट है ना उनका इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है वो भी डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, और इंक्रीज कर सकता है रेडिएशन ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से। बस ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ये है क्या। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं अगला भाई, टॉपिक नंबर 87, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये क्या है, देखो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले ये मैं बता दूं कि स्टेम सेल होती क्या है। ध्यान से थोड़ा सा सुन लेना तो मामला क्लियर हो जाएगा, है ना। ये स्टेम सेल है क्या। ठीक है, 2 मिनट रुकना जरा प्लीज आपसे, 2 मिनट। आइए,
देखो, स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल पहले ये समझ लो। देखो, हम सबको पता है कि जब पहली बार कोई भी मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन से मिलता है, तो पता है वहाँ पे अंडाशय बनता है ना, सीधी सी बात है। तो उस वहाँ पे उसको बोलते हैं हम जायगोट। ठीक है, सबसे पहले वो बना, पता है वो जो जायगोट बनता है, सीधी सी बात है, वो जो बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि उसे बोलेंगे टोपी पोटेंट। यार थोड़ा सा ध्यान रखना, टोपी पोटेंट। अभी समझेंगे ये सब क्या है। क्यों? पता है टोपी मतलब होता है सिंगल, मतलब ये सिंगल सेल का बना हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं जब भी बेबी आने वाला होता है पेट में ना, तो जब एक मिलता है, एक मेल और फीमेल मिलते हैं, तो उनके अंदर जो भी सबसे पहले प्रक्रिया होती है वो जैगोट बनाता है। तो वो जो जैगोट बनाता है तो वो सिंगल सेल का होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं टोपी पोटेंट। ठीक है, अब पता है जब ये जैगोट थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा समय बीतेगा, तो ये पता है ये अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। जब कन्वर्ट करेगा तो इसी को बोला जाता है एम्ब्रॉनिक। क्या बोला जाएगा? थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखोगे ना, अगर नहीं, अगर स्टेम सेल पढ़े हो तब तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो जो बता रहा हूँ इतना भी समझ लोगे तो काम हो जाएगा। ये हो जाएगा एम्ब्रॉनिक। एम्ब्रॉनिक, है ना, एम्ब्रॉनिक। अब ये टोपी है तो अब हो जाएगा ये प्लूरी, है ना, प्लूरी पोटेंट, है ना, प्लूरी पोटेंट सेल। अब ये क्या है? देखो, जो टोपी पोटेंट सेल होती है ना, ये अपने आप को किसी में भी कन्वर्ट कर सकती है। मतलब वो ह्यूमन में, ह्यूमन की है तो ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाएगी, जानवर की है तो जानवर में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लांट की है तो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इसके पास इतनी पावर होती है कि ये अपने आप को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकती है, टोपी पोटेंट सेल। ठीक है, लेकिन जो प्लूरी पोटेंट सेल है, ये अपने आप को ना कुछ ही चीजों में कन्वर्ट कर पाएगा। जैसे अ, जैसे पता चला कि ये जो सेल है वो आँख, उससे क्या बनेगा? आँख, है ना, क्या बनेगी? आँख। तो वो आँख ही बनेगी। पता चला इससे हमारा हेड बनेगा, तो पता चला ना उससे आपका सर ही बनेगा। तो प्लूरीपोटेंट सेल जो होती है, उससे क्या बनता है भाई? सीधी सी बात है, कुछ चीजें बन जाती हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब जो तीसरी सेल है, तीसरी, पहला ये तीन ही टाइप की होती है, ध्यान से सुन लो काम हो जाएगा। पहला हो गया टोपी पोटेंट, और दूसरी कौन सी है? लोरी पोटेंट, और तीसरी कौन सी है? ध्यान से सुनो। जो तीसरी है ना उसको हम लोग बोलेंगे, क्या हो गया, चल नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ देखो, जो तीसरी है ना उसको बोला जाएगा मल्टी पोटेंट। क्या बोलेगा? मल्टी, है ना, मल्टी पोटेंट सेल। ठीक है, अब देखो, जो मल्टी पोटेंट सेल है वो क्या है? वो क्या कर पाएगी? जैसे मान लेते हैं आपकी स्किन है, बॉडी की, है ना, स्किन। सबको पता है जो बॉडी की स्किन होती है वो किससे बनी है? सीधी सी बात है, वो भी सेल से बनी है। अब पता चला ना कभी कभी यार कहीं से लड़ बड़ी आते हो तो ऊपर के स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पता है, तो वो स्किन दोबारा फिर से सही हो जाएगी। तो मतलब सबसे कम काम कौन कर पाता है? ये सिर्फ क्या कर पाते हैं? अपने आप को अगली स्टेज तक पहुंचा पाते हैं, उसको सही कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये कहो स्किन से कुछ और बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसे बोला जाता है मल्टी पोटेंट सेल। ठीक है, ध्यान रखना। तो तीन का मैंने नाम बताया, टोपी पोटेंट, दूसरा क्या है प्लोरी पोटेंट, और तीसरा क्या है मल्टी पोटेंट। ये पोटेंट का मतलब क्या है? पोटेंट मतलब होता है कि उनकी जो पोटेंट मतलब उनकी जो कैपेसिटी है ना, उसके हिसाब से उनको नाम दिया गया है। तो स्टेम सेल क्या है? ध्यान रखना, जितने भी टाइप की सेल्स होती हैं जो क्या कर सकती हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर सकती हैं। जैसे इसने कन्वर्ट किया, इसने कन्वर्ट किया, इसने भी अपने आप को कन्वर्ट किया। तो सभी टाइप की सेल क्या कहलाती हैं? स्टेम सेल कहलाती हैं। ठीक है, स्टेम सेल कहलाती हैं। बस मुझे लगता है ये तीन बातें ना, अगर यूपीएससी कभी भी पूछेगा कि टोपीपोटेंट क्या होता है, प्लूरीपोटेंट क्या होता है, मल्टीपोटेंट क्या होता है, तो मुझे लगता है आप बता ले जाओगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि ये जो थेरेपी आई है, ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, इसमें क्या बात है ऐसी जो हमें जानने के लिए जरूरी है हमारे यूपीएससी एग्जाम को लेकर। ठीक है, देखो, इसमें एक शब्द आया है, वो है माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट। अभी रिसेंटली में क्या हुआ कि 6 बच्चे थे जो एक रेयर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे, तो वहाँ पे उनका माइटोकॉन्ड्रियल का ट्रांसप्लांट हुआ और बहुत आराम से उनको क्या हुआ, रिलीफ मिल गया। तो ये कह सकते हो कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जहाँ पे स्टेम सेल को हमने यूज करके ऐसा काम किया था। ठीक है, तो स्टेम सेल मतलब इन्हीं के सेल में परिवर्तन किया गया था। अब देखो,
अगर ये किसी रेयर डिसीज से, अगर डिसऑर्डर से गुजर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि और माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मान लेते हैं ये मेरी सेल है ना, इस सेल के अंदर ये जो छोटा सा पार्ट होगा ना, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। मतलब अगर किसी सेल में कुछ पावर है तो वो पावर कहाँ रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसी पावर से वो काम करता है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का अगर ट्रांसप्लांट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उन बच्चों की जो सेल्स थी उसके अंदर पावर ही नहीं थी। मतलब वो अपने आप को टोपिपोटेंट है तो वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। वैसे तो ये होगा नहीं, क्योंकि वो बच्चा बन चुका है, तो सीधी सी बात है उसके पास मल्टीपोटेंट सेल रही होंगी। ठीक है, तो वो सेल्स अपने आप को सुधार नहीं पा रही हैं, वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही होंगी? क्योंकि उनके पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया है भी तो उसके अंदर पावर नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। इसी को कहा गया है माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट। मतलब हमने क्या किया? सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसप्लांट किया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकल है यार, बस समझा रहा हूँ, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको समझाना ना बहुत ही अपने आप में टेढ़ी होती है। तो इसमें इन्वॉल्व क्या हुआ, ध्यान से सुन लो। हमने क्या किया कि जो माइटोकॉन्ड्रियल है उसको ट्रांसफर किया। मैंने बताया वो हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे की सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के दूसरी सेल में डालेंगे, जिससे अगर इस सेल में दिक्कत है तो वो सही हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे सभी सेल क्या हो जाएंगे? रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इनटू अ इंजर्ड एरिया टू रिपेयर द डैमेजेस। ठीक है, अब वो गया तो जहाँ पे रिपेयर करना था उसको कर दिया, बात खत्म। ठीक है, आगे। स्टेम सेल आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स आर टॉप ऑफ द ऑर्गन सेल लाइन्स। तो ये सबसे ऊपर होती हैं ऑर्गन्स में। ठीक है, और जानते ही हो काफ़ी कैपेसिटी होती है इनके अंदर, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, अपने आप को सेल्फ रिन्यू कर सकती हैं। जो मैंने बोला अभी तीनों टाइप के सेल्स के बारे में आपको बताया अच्छे से मैंने। ठीक है, अब देखो, इन एडिशन द स्टेम सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू द वेरियस टिश्यूज, ऑर्गन एंड फंक्शन सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडीज। बस इतनी बात ध्यान रखना। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यह एक मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिज्म है। इसको हमेशा पावर हाउस कहा जाता है सेल का। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब लास्ट में अगर कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट क्या है, तो बस इतनी बातें ध्यान रख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या सम्मिलित है। इसके अंदर भैया सम्मिलित यही है कि जो जो मतलब कि हमने क्या किया, स्टेम सेल से आइसोलेट किया जो इंजर्ड सेल्स थी, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल को ट्रांसफर किया, जिससे जो भी इंजर्ड एरिया था या रिपेयर डैमेज एरिया था उसको हमने रिपेयर कर दिया। ठीक है, इसी को कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर कर लेना, और भी ना आए तो व्हाट्सअप कर लेना, बात कर लेना, तब समझ होगा। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं। टॉपिक नंबर 88। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से सुन लो, है ना। चलो अब बात करते हैं इस टॉपिक पे। क्या है ये देखो, क्या लिखा है? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई तो बहुत सुने थे, लेकिन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? देखो आजकल ना जानते ही हो कि बहुत सारी नई जनरेशन आई है एआई की में। तो ये जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या करेगा? एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करेगा कि क्या क्या चल रहा है, क्या नई चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि कह सकते हो ऑडियो, कोड, इमेज, टेक्स्ट, सिमुलेशन या वीडियो में वो कन्वर्ट करेगा। उसके पास ऐसा मतलब कि एक तरह से एल्गोरिदम है कि आपने उससे कुछ पूछा कि मुझे ये बताओ, तो वो क्या करेगा ना, उसको ऑडियो, कोड, इमेज, टेक्स्ट, जैसे अभी देख रहे हो श्री राम की बहुत सारी इमेजेस वो क्या हुई हैं, निकली हैं। या कह सकते हो कि 2050 में कोई शेयर कैसा लगेगा, है ना। या कोई पोएम लिखनी है तो वो लिख के बता देगा। इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं आजकल, किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसीलिए उसको जनरेटिव कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन है, जैसे आप कुछ एग्जांपल आपको पता होगा, ओपन चैट जीपीटी, है ना, गूगल का ब्राड हो गया एआई, है ना, डेल कोडेक्स हो गया, जीपीटी 3 हो गया, ये सब वही है। ठीक है, तो इनका काम क्या है, ध्यान से देख लो। इट अचीव बाय द ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉड्यूल लार्ज डेटा। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग न्यूरल, एक तरह से न्यूरल होता है नेटवर्क का, उसका यूज करके ये लोग काम करते हैं। इनका जो मॉडल होता है वो एकदम नया है, मतलब इसके पहले ऐसा नहीं होता था, इसीलिए इनको जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इट इज यूज अ डीप नेचुरल नेटवर्क ट्रेंड और कॉर्पस ऑफ द टेक्स्ट डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। मतलब एक तरह से वो एक ह्यूमन की तरह काम करना है। ठीक है,
कि मतलब आप जो बोल रहे हो वो सोच के वो एक तरह से कन्वर्सेशन आपको दे रहे हैं, तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अगर चैट जीपीटी यूज किया होगा तो आपको एग्जैक्टली पता ही होगा। ठीक है, बस उसी को नाम क्या दे दिया गया भाई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है 89। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ एमओयू, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि मेमोरेंडम होता है, जहाँ पे बातचीत चलती है कि ये आगे हम लोग काम करने वाले हैं विथ सोशल अल्फा टू लॉन्च स्पिन। है ना, ये स्पिन क्या है इसी पे बात करने वाले हैं। देखो, स्पिन इज अ इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट ऑफ स्पेस इंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। जैसे मान लेते हैं आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, किससे रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, तब आप इसमें जा सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। इट हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट इनोवेशन चैलेंजेस, तो आप जाके वहाँ पे इनोवेट करोगे, रिसर्च करोगे, यही सब काम। आगे क्या लिखा है, सेलेक्टेड स्टार्टअप्स, मैंने क्या बोला, स्टार्टअप काम करना चाहते हो तो बिल्कुल, सेलेक्टेड स्टार्टअप एंड इनोवेटर विल एबल टू एक्सेस बोथ सोशल अल्फा एंड इसरो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। मतलब आप स्टार्टअप में हैं तो सोशल अल्फा का जो रिसोर्सेज होगा वो, और जो इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रिसोर्स जितने हैं आप उसको यूज कर पाएंगे बहुत आराम से। क्योंकि देखो, अभी शुरुआती स्टेज में या उनको बोलोगे ना कि आओ देखो हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारा यूज कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे, तभी तो कोई आएगा उसमें काम करने के लिए, है कि नहीं। चलो आगे, इट इज प्राइमरली फोकस ऑन द थ्री डिस्टिंक्ट इनोवेशन कैटेगरीज। पहला, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, मैंने इसके बारे में शायद वीडियो बनाया था, नहीं है तो पढ़ जरूर लीजिएगा। अगला, डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन और इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस एंड मोबाइलिटी। ठीक है, और उसी के साथ साथ एयर स्पेस है, सेंसर्स हैं, एवियंस हैं, इन पे भी वो क्या करेगा, काम करेगा। तो कुल मिला के यही तीन कैटेगरी है इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्पिन क्या है, तो स्पिन क्या है, एक तरह से इनोवेशन हब है, जहाँ पे जो नए नए वेंचर्स आएंगे, नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, उनके लिए। ठीक है, दो संस्थाएं ध्यान रखना, नंबर एक कौन सा, सोशल अल्फा, दूसरा इसरो। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक नंबर 90, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये क्या होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर? देखो, आज तक अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए तो देखते होगे बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लांट आपको दिखे होंगे, है ना, ये है ना, तो सब थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे प्लांट दिखे होंगे ना आपको, तो बहुत दूर से ही फोटो दिखती है, तो यहाँ से थोड़ा गैस भले निकलती हो, ये न्यूक्लियर प्लांट है। तो पता है, इसका साइज छोटा करके इसको ऐसे ऐसे कर दिया जाएगा, ब्लॉक में कन्वर्ट करके इसको छोटा बना दिया जाएगा, तो उसे कहा जाता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, तो भाई रिसेंटली अभी हाल ही में क्या हुआ, नीति आयोग के मेंबर हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है BK सारस्वत, उन्होंने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट की वो क्या करे, फोकस करे स्टार्टअप ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने की तरफ भारत सरकार आगे बढ़े। इससे क्या होगा कि हम बहुत आराम से थर्मल जो पावर है उसकी एनर्जी को और ज़्यादा यूज कर पाएंगे और थोड़ा आराम से हो जाएगा। देखो, सीधी सी बात है, बड़े जो पावर हैं, जो बड़े रिएक्टर है उनकी अपेक्षा उतनी एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि 1/3 ऑफ द जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल पावर जो रिएक्टर है उनका कह सकते हो 1/3 तक हम कर पाएंगे, लेकिन स्पेस कम लगेगा तो बेहतर होगा, है ना, बहुत कई जगह पे हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये इनकी पावर कैपेसिटी कितनी होगी, अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट। ठीक है, जैसे एक यूनिट लगाए हो ना तो वहाँ पे 300 मेगावाट तक की बिजली प्रोड्यूस होगी। आगे, द एसएमआरआई इज रिलेटिवली रिसेंट कॉन्सेप्ट, मतलब एक तरह से पूरा नया कॉन्सेप्ट है, बट दे कैन मेक न्यूक्लियर एनर्जी मोर स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, आगे, the project of up to 28 gigawatts of SRAM could be added globally by 2035। इसका मतलब ये हुआ कि 21 गीगावाट्स तक की जो एनर्जी मिलेगी उसको 2035 तक ग्लोबली टच कर जाएगा, वहां तक बना लिया जाएगा, और लगभग 3% होगा टोटल न्यूक्लियर एनर्जी जो अभी हम लोग बना रहे हैं ना, उसका लगभग 3% तक ये एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे इससे। बस ऊपर ऊपर की बातें की गई हैं, आपको बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देना है, नहीं ध्यान देना है, ना ही पढ़ने की जरूरत है। बस एक बात ध्यान रखना है कि ये होता क्या है, अगर यूपीएससी पूछे तो बस ये बता दीजिएगा कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बड़े वाले से 1/3 तक हो सकती है, लगभग 300 मेगा वाट यूनिट बिजली ये क्या कर सकती है, बना सकती है। बस इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है।
और पूरा प्रोजेक्ट जो विश्व में चल रहा है वो कितना है, 21 गीगावाट है, जो लगभग 3% है जितना टोटल पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े रिएक्टर लगे हैं ना उसका छोटा, ये मान के चलो। और माना ही जा रहा है कि 2040 तक इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, मतलब जो लगभग $300 मिलियन तक का इसका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं जो हमारी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उस उसने बोला है कि मोर देन 70 स्मॉल मीडियम के जो रिएक्टर हैं वो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, और लगभग 18 कंट्रीज में अभी ये डेवलपिंग कंट्री मतलब डेवलप हो भी रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, बड़ी बात है। ठीक है, तो इंडिया भी इसमें भाई सीधी सी बात आगे क्यों नहीं है। अब आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 81, जिसको बोला जाएगा माइक्रो रिएक्टर। अब देखो उसी का पार्ट है ना, जैसे यहाँ हमने किसके बारे में पढ़ा, तो हमने यहाँ पढ़ा स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, तो उसी का अगला पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रो रिएक्टर। ठीक है, सेम उसी तरह। तो भाई ये क्या करेंगे, ये फ्यूअर देन 10 मेगावाट्स आपको बिजली अगर क्या करनी है, प्लांट करनी है, बनानी है, तो इन प्लांट का हम यूज करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, वहां पे कितना था 300, और यहाँ पे कितना है 10 मेगावाट, मतलब ये माइक्रो लेवल पे हो गया, उससे भी छोटा हो गया। ठीक है, although the technology has not been commercially demonstrated yet, यह टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से क्या कह सकते हो कि अभी तक पूरी तरह से सही नहीं है। सेवरल डिजाइन आर मूविंग टुवर्ड द लाइसेंसिंग द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। अभी धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया जा रहा है, धीरे धीरे लाइसेंस दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए नॉर्थ अमेरिका यूरोप में भी इसकी लाइसेंसिंग दी गई है, विथ एंटिसिपेशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द न्यू फेलियर, और आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़े स्तर पर इसको देखा जाएगा। देखो बहुत बड़ा परमाणु संयंत्र अगर बन जाता है ना, तो क्या होता है कि बहुत दूर तक हमें प्रॉब्लम होती है। अगर छोटा छोटा हम बना लेना तो क्या होगा कि चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो बस उसी सब चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 92, रोशनी। ये क्या है भाई, देखो इंडियाज फर्स्ट सलाइन वाटर लिथियम सॉरी लैटन Latin which use sea water as electrolyte between specially designed electrode to power the LED lamps। इसका मतलब ये है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सलाइन वाटर है, मतलब कि ऐसा वाटर जो समुद्र का पानी है, वहां से हम क्या करेंगे, समुद्र के पानी का उपयोग करके एक इलेक्ट्रोड को डिजाइन करेंगे, बनाया गया है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी से यूज करके एलईडी लाइट को जला देगा। मतलब क्या टेक्नोलॉजी है, मतलब पानी को सलाइन वाटर यूज करके हम एलईडी लैम्प को जला लेंगे। ठीक है, वहां से एनर्जी मिल जाएगी। तो ये डेवलप किसने किया भाई, सीधी सी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, चेन्नई, इसके द्वारा बनाया गया है। तो यूपीएससी सीधी सी बात है, एकदम नई टेक्नोलॉजी है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि रोशनी कार्यक्रम किसका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतनी बात, बस और कुछ जानने की जरूरत नहीं। आगे टॉपिक नंबर 93, इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल प्लांट कहाँ लगा है, शायद मैंने आप सबको बताया भी था, तिरुपति आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ये लगाया गया है लिथियम का। और आप सबको पता होना चाहिए कि विद द इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 270 मेगावाट्स। द प्लांट कैन बी प्रोड्यूस 60% ऑफ द इंडियाज प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। तो अभी जितनी हमारी 60% जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 60% ये अकेले बनाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, सीधी सी बात है, मोबाइल फोन, हार्डवेयर एंड जो वेरेबल डिवाइसेस हैं जहाँ पे ये लग सकती हैं बैटरियाँ, वहाँ पे। अभी आप जानते हो कि इंडिया पूरा का तरह क्या कर सकता है, इंपोर्ट करता है लिथियम आयन सेल्स को, कहाँ कहाँ से, चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, हांगकांग से। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, बस और कुछ भी नहीं। और कहाँ प्लांट लगा है ये और कितना परसेंट है, ये बात ध्यान रखना। जैसे यूपीएससी क्या कहेगा, इसको लगाने के बाद इंडिया की सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कहिएगा ऐसा नहीं है, ऐसा ही वो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो टॉपिक नंबर 94, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कार टी सेल थेरेपी, है ना, कैरमिक एंटीजन रिसेप्टर टी, इसको बोला जाता है कार टी सेल थेरेपी। तो ध्यान रखना, जो कार टी थेरेपी है, कार टी थेरेपी है ना, ये कैसे होगा और इसको डेवलप किसने किया है, इसको बात जान लेते हैं। इसको इंडस्ट्री मतलब दो लोगों ने डेवलप किया है, एक आईआईटी बॉम्बे और दूसरा है टाटा मेमोरियल सेंटर, इनके द्वारा। ठीक है, और इट वाज टेस्टेड ऑन द पेशेंट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको पहली बार यूज भी किया गया। तो देखो ये कैसे काम करती है, ये देख लो। कार्टी सेल थेरेपी इज अ वे ऑफ टू गेटिंग इम्यून सेल कॉल्ड टी सेल।
तो क्या किया जाएगा, इस थेरेपी के अंदर आपके अंदर का जो इम्यून सेल है उसको निकाला जाएगा, ठीक है, ऑफ वाइट ब्लड से। जानते हो जो हमारे अंदर वाइट ब्लड होता है वो क्या है भाई, सीधी सी बात है, वही तो लड़ाई करते हैं जाते हैं, उनसे निकाला जाएगा। और क्या करेंगे हम, उसको यू बनाएंगे ऐसा कि वो क्या करे, कैंसर से फाइट कर पाए। उसको एडिट करेंगे लैब में और फाइंड करेंगे कि किस हिसाब से वो कैंसर जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे बोला जाता है कार-टी टेक्नोलॉजी या कार-टी थेरेपी। मतलब आपके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, है ना, जो सफेद वाला खून है, वहां से इन सेल्स को निकाला जाएगा, ये इम्यून सेल्स कहलाती है। फिर वहां से उनमें जीनोम मतलब एक तरह से उनमें एडिटिंग की जाएगी। अब जो एडिटिंग होगी उसके तहत क्या हो जाएगा, ऐसा बनाया जाएगा जो क्या करेगा, कैंसर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसे जो हम यूज करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, इसको बोला जाता है कार टी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका मिशन को फंड कौन कर रहा है, ध्यान रखना, फंड कौन कर रहा है, नेशनल बायो फार्मा मिशन, बाय बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, बायरार, ठीक है, इसके द्वारा फंड किया जा रहा है। अगर आपसे कहा जाए टी सेल आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट ब्लड एंड आर चार्ज बाय इन लैब बाय एडिंग जेनी, मतलब जेनेम थेरेपी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, फॉर मैन मेड रिसेप्टर, ठीक है, वहां से यूज किया जाएगा, उसी से बनाया जाएगा। ये हेल्प करेगा बेटर आइडेंटिफाई इस जो कैंसर सेल है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, या उस सेल्स के कैसे हम क्या कर पाएंगे, जो टी सेल्स आर गिवन बैक टू द पेशेंट, मतलब कि पहले निकालोगे, उसमें चेंजेस करोगे, चेंजेस करने के बाद दोबारा फिर से पेशेंट को दे दोगे, बस यही बात है। आज का टॉपिक नंबर शायद लास्ट है ये 95, बहुत लंबा हो जाता है यार, है ना। आगे लिखा है इनकोवक, ये एक तरह की ना वैक्सीन है, ठीक है, काफी चर्चा में रही है इसीलिए मैंने इसको कंसीडर कर लिया। भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना किसके द्वारा बनाई गई है, भारत बायोटेक इनकोवैक, है ना, इसका नाम है। तो द फर्स्ट इंटरनेशनल या इंटरनेशनल वैक्सीन है कोविड-19, जो अप्रूवल मिल गई है कि इमरजेंसी यूज में इंडिया में यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखना इंट्रानोजल है, क्या भाई, इंट्रानोजल, है ना, इंट्रानोजल वैक्सीन है, मतलब सीधा नोज से इसको लिया जा सकता है, ठीक है, आपके नाक में ही 2 बूंद डाल दिया जाएगा, हो गया, वैक्सीन लग गई, ठीक है। आपातकालीन उपयोग में इसका यूज किया जा सकता है। इट इज अ रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेंट रेप्लिकेंट डेफिशिएंट एंटीवायरस वेक्टर वैक्सीन, ठीक है, ये इसका नाम है, थोड़ा सा नाम याद रखना है ना। विथ अ प्री फ्यूजन स्टेबलाइज स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, तो ये किससे बना है, प्री फ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और रिकॉम्बिनेंट रिसेप्टर, इसका मतलब ये हुआ ना, देखो रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, जो हमारा आरएनए होता है उसी से बना है, सीधी सी बात है। जब कभी भी रिकॉम्बिनेंट दिखे तो ध्यान रखना आरएनए, ठीक है। रेप्लिकेशन, उसी के रेप्लिकेशन से डेफिशिएंट एंडीनोयस वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन, इसका नाम यही रखा गया है, यहीं से ये बना है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। और कुछ नहीं, देखो इसका बेनिफिट क्या है, ये प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज एज वेल एज, कम करेगा जो हमारा रिस्क है उसको, मतलब जो कोविड-19 का रिस्क है वो। और जो अदर वैक्सीन है, क्या होगा, सीधी सी बात है, अदर वैक्सीन ओनली प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, लेकिन ये क्या करेगा ना, एंटीबायोटिक तो ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसमिशन का है उसको रिड्यूस करेगा मामला। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है ना, इसको कोविड हुआ है, तो ये इससे से दूसरे को भी हो सकता है ना, तो इस रिस्क को कम करेगा। लेकिन जो और वैक्सीन क्या थी, बस वो अपने को किल करेगा, पहले ये ठीक हो जाए, लेकिन अगर इसके संपर्क में कोई आए तो इसको भी हो जाएगा। लेकिन इस वैक्सीन में क्या है कि वो क्या करेगा, रिस्क को कम करेगा, बस इतनी बात ध्यान रखना। आगे, additional immune response addition to immunity in a blood, it is activates immunity of cell founded in tissues leading nose mouth and lungs, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब इसको लिया कैसे जा सकता है, ये मैंने बोला नोज से, माउथ से, लंग से, कहीं से भी, कैसे भी, ठीक है, इसको आराम से यूज किया जा सकता है। और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है इसका, तो इसीलिए काफ़ी बेहतर है, ठीक है, हमारे ब्लड एक्टिविटी को काफ़ी अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो क्या ये 95 था, फिर 95 आ गया, ये 96 है यार, है ना, 96। चलो आओ, क्रिप्टोजैकिंग, तो क्रिप्टोजैकिंग क्या होता है, ठीक है, क्रिप्टोजैकिंग इज अ साइबर अटैक
दैट हार्ड टू डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे क्रिप्टो जैकिंग का सॉफ्टवेयर आ गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, कोई डिवाइस को हैक कर लेंगे और उसके बाद उसका जो रिसोर्स है, मतलब जो आपके डिवाइस का यूजेज है, उसको यूज करेंगे क्रिप्टो माइनिंग में, एक तरह से कॉइन की माइनिंग करने में। आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन माइनिंग हो रही है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है क्रिप्टो माइनिंग करने में। तो पता चला कोई संस्था है, उसका कंप्यूटर ही हैक कर लिया गया। भाई वहाँ पे तो अच्छे कंप्यूटर लगे होंगे ना, तो पता नहीं है वो कंप्यूटर काम कर रहा है, तो कुछ ऐसा होता है उसको। ठीक है, इसे बोला जाता है क्रिप्टो जैकिंग। ठीक है, चलिए अगला है 97। ठीक है, फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल, ये क्या होता है देखो। Like traditional fuel flex vehicle have an internal combination engine, but instead of regular petrol, it can be run on blended fuel, petrol with ethanol या methanol। ध्यान रखना, फ्लेक्स फ्यूल मतलब होता है इसमें दो टाइप का फ्यूल होगा। चाहे पेट्रोल होगा तो पेट्रोल के साथ में चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे मान लेते हैं एथनॉल या मेथनॉल, है ना, ये जुड़ा होगा तो उसी को कहा जाता है फ्लेक्स फ्यूल। ठीक है, जानते ही होंगे ये कितना वेरी कर सकता है, 20 से लेकर 85% के बीच में वेरी कर सकता है। कहाँ यूज होगा? द व्हीकल हैज एडिशनल सेंसर्स एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग टू द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल टू एक्सेस ब्लेंडेड फ्यूल एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये हुआ, देखो हर इंजन में तो यूज नहीं कर पाओगे इसको, तो इसको यूज कहाँ करोगे? ऐसे इंजन में यूज किया जाएगा जो एथनॉल लेने लायक इंजन हो। इसीलिए देखो आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उनका जो इंजन बनाया जा रहा है वो लिखा रहता है कि एथनॉल ब्लेंडेड जो है या एथमॉल, है ना, मेथनॉल, है ना, ये जो दोनों हैं इनका यूज वो इंजन करके चल पाएगा, तभी वहीं पे इन फ्यूल का यूज कर पाया जाएगा। बस ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना है। आगे, this setup extends dual advantage of a higher ethanol use and greater fuel efficiency। इससे क्या होगा? जो हमारा फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, और एथनॉल ज़्यादा यूज करने से हमारा जो कह सकते हैं एक्सपोर्ट का जो बहुत ज़्यादा मामला रहता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इट कैन बी रन as it is can run on its EV mode for a good amount of time while the engine is stand shut off। जैसे मान लेते हैं ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक चलती है भाई, बिजली से चलती है। पता चला ना, इसी में जोड़ दिया जाएगा कि एथनॉल फ्यूल भी आप डलवा सकते हो गाड़ी में। तो पता चला जब आपकी बैटरी खत्म हो गई तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, तो शायद ऐसा कुछ सिस्टम होगा, है ना। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, अगर यूपीएससी पूछे फ्लेक्स फ्यूल क्या है तो बता दीजिएगा पेट्रोल विथ एथनॉल एंड मेथनॉल। ठीक है, जो वेरी कर सकता है 20 से 25% के बीच, ईवी मोड में भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ है। ठीक है, और हाँ ये यार थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ठीक है, देखो इसमें क्या है, कंपैरिजन मैंने किया है किस चीज़ को लेके, अल्टरनेटिव फ्यूल्स को लेके। इसको पढ़ अच्छे से लेना। ठीक है, जैसे जब जूम करोगे ना आराम से दिखेगा। एथनॉल है, फ्लेक्स फ्यूल है, हाइड्रोजन है, बायोफ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है। इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, एक ही जगह सब दे रखा है। तो अगर इस पे कहीं ना कहीं से तो एक क्वेश्चन तो बनेगा, ये मान लो 100% मान लो इतने टाइप के फ्यूल हैं, एक क्वेश्चन यूपीएससी का बन सकता है। इसको रेडी करके लेना, इसको पढ़ लेना अच्छे से। टाइम बहुत हो गया, मैं पढ़ना नहीं चाहता, एक बार पढ़ लेना, सब कुछ पता है आपको, है ना। पढ़ लोगे तो बेहतर होगा। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एथनॉल एज अ फ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल, दोनों में क्या अंतर है यही पता चल जाएगा ना। हाइड्रोजन पढ़ा ही चुका हूँ, बायोडीजल जानते ही हो, इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस के बारे में पता ही है तुम्हें। ठीक है, देख लेना एक बार, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस क्या है आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। चलो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। एक सेशन और आएगा, उम्मीद है कल शाम को और आ जाएगा, आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट। इससे ज़्यादा और क्या ही करोगे, है ना। और देखो चाहूँ ना, एक बार ध्यान में बताऊँ मैं आपको, मैं चाहूँ तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं बिना मतलब का, यूट्यूब पर मैं देखता हूँ बाढ़ आई है बिना मतलब की चीज़ों का। पर जो नया नया स्टूडेंट होता है ना उसको ये लगता है यार ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, करे जाओ करे जाओ। कभी पीवाई क्यों उठा के देख लो यार, पूछता क्या है यूपीएससी। नहीं, पढ़ते जाओ, एग्जाम बाद सबको पता चलेगा। चलो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस पढ़ते जाइए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत आएगी तो बताइए।